नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सचिवालय में सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक की और इस महत्वपूर्ण बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। उत्तराखंड में 10 साल तक निरंतर सेवा देने वाले उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा और पहले चरण में राज्य गठन से वर्ष 2015 तक लगातार 10 साल सेवा करने वाले करीब 8,000 कर्मी लाभान्वित होंगे। वहीं कुल 21,000 से अधिक उपनल कर्मियों को इसका लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा होमस्टे योजना का लाभ अब केवल उत्तराखंड के स्थायी निवासियों को ही मिलेगा। साथ ही समान नागरिक संहिता में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने पर भी कैबिनेट ने मोहर लगाई है। तो निर्वाचन में भी अब सेवा नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है और तमाम नियमावली पर भी संशोधित करते हुए इन अहम प्रस्तावों पर चर्चा की गई। कैबिनेट बैठक में इन तमाम अहम प्रस्तावों पर मोहर लग चुकी है और इन प्रस्तावों के जरिए उत्तराखंड के उत्थान की यहां पर बात की जा रही है। कहा जा रहा है ये बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव होंगे। अगला मद है, ये भी गन्ना विभाग का मद है। इसमें राज्य की चीनी मिलें पेराई सत्र 25-26 को में क्रय किए जाने वाले गन्ने का ये विचलन से अनुमोदित हो गया था। आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको सहमति दी गई। इसमें अद्वितीय प्रजाति के लिए 405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के लिए 395 रुपए प्रति क्विंटल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश, देर शाम कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। आखिरकार किन अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है? में देखा जाए कि विभिन्न विभागों से 19 प्रस्ताव रखे गए थे और वो संबंधित बात में है कि गन्ने किसानों और उपनयन कर्मचारियों के लिए इस दौरान अच्छी खबर आई है। अगर गन्ने किसानों की बात कर ले तो पेराई सत्र 2025-26 के लिए 270 करोड़ की शासकीय प्रतिभूति यानी स्टेट गारंटी की मंजूरी जो है वो मिल गई है और अब चीनी मिलें ऋण ले सकेंगी। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो चीनी मिलों को गन्ने के मूल्य समर्थन पर भी मंजूरी मिली है। 405 रुपए अगेती के जो है किसानों को मिलेंगे और निर्वाचन विभाग के सेवा नियमावली की बात करें तो उनको भी मंजूरी मिल गई है। इसके साथ साथ उत्तराखंड संस्कृत अकादमी का नाम उत्तराखंड संस्कृत संस्थानम होगा। यूकास के तहत अल्मोड़ा व चंपादक के साइंस सेंटर को 6 पद स्वीकृत किए गए हैं, उन पर भर्ती की जाएगी। 2024-25 के ऊर्जा विभाग के रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। बागवानी मिशन के तहत बात करें तो NT-100 पर भारत सरकार की 50% जो सहायता दी जाती है, अब राज्य सरकार में 25% की बढ़ोतरी की गई है कि वो राज्य सरकार अपनी ओर से 25% देंगे। उपनल कर्मचारियों के जिस तरह से लंबे समय से बात आ रही थी कि उनके ओर से भी कहा जा रहा था कि उनका समान वेतन समान कार्य होना चाहिए, तो 12 वर्ष के बजाय 10 वर्ष पूरे करने पर समान कार्य समान वेतन मिलेगा। 7,000 से 8,000 कर्मचारी इसका लाभ सीधे तौर पर लाभान्वित होने जा रहे हैं और 2018 से पूर्व में बाकी जो अलग से लाभ मिलेगा वह भी उनको मिलता हुआ नजर आएगा और भविष्य में उपनल के माध्यम से जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए पुनर्वास कार्य भी रखे जाएंगे। जी बिल्कुल। और होमस्टे योजना की जब बात की जा रही थी तो कहा जा रहा है कि जो यहाँ का मूल निवासी होगा उसे ही होमस्टे का लाभ पहुंचने जा रहा है। आखिरकार इस योजना को किस तरीके से क्रियान्वयन किया गया है? देखिए, अगर होम स्टे की बात करें तो क्योंकि पर्यटन की नियमावली को मंजूरी मिली है और होम स्टे योजना का लाभ स्थानीय को ही मिलेगा। इसके लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब इसके लिए स्थायी निवास जरूरी होगा। अगर ब्रेकफास्ट ही करा सकेंगे बाहरी राज्यों के लोग और होम स्टे जैसा कोई लाभ अन्य नहीं बाहरों को नहीं मिलेगा, तो निश्चित तौर पर ये भी एक बड़ा जो है इसमें प्रावधान जो है बैठक में प्रस्ताव आया उसको पास किया गया है। केदारनाथ धाम में एक पायलट प्रोजेक्ट बनेगा, गोबर व चीड़ की पत्तियों से बायोमास बनेंगे। पर्यटन विभाग इसका काम करेगा और वहीं अगर वन विभाग की बात करें तो उनमें रिपोर्ट भी सदन पर रखने की मोहर लगी, यानी सदन में लिया जाएगा। इसके साथ साथ शीतकालीन सत्र के लिए सीएम योगी को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है बैठक में। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा रहने वाला है। राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग का शुभारंभ भी करेंगे। बता दें कि पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बड़ी जानकारी आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरे को लेकर तमाम विशेष तैयारियां हो चुकी हैं और पावर लिफ्टिंग कार्यक्रम का शुभारंभ भी सीएम धामी करते नजर आएंगे। राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग का शुभारंभ होने जा रहा है और इसका शुभारंभ सीएम धामी अपने हाथों से करेंगे। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की ओर से ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दिव्य और भव्य कार्यक्रम रहने वाला है। इससे उत्तराखंड को भी एक प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है और इसी का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी और आज अपने हरिद्वार प्रवासी दौरे पर रहने वाले हैं।
जहां वो लोगों से संवाद भी करेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे और अपने संबोधन के जरिए सरकार की आगे की रणनीति पर भी उनको जानकारी दी जाएगी। बड़ी जानकारी इस वक्त ये राष्ट्रीय पैरा पावर लिफ्टिंग का शुभारंभ करेंगे और हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी तमाम विशेष तैयारियां हो चुकी है। पुलिस प्रशासन की तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। रूट डायवर्जन प्लान भी लागू कर दिया गया है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश राय भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रवेश, जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री धामी का आज हरिद्वार दौरा रहने वाला है, आखिरकार क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित रहेंगे? प्रवेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो हेलो जी प्रवेश, जानना चाहूंगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री धामी का आज का हरिद्वार दौरा कितना खास रहने वाला है और आखिरकार क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित है? जी निधि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा है, हरिद्वार दौरे में रुड़की पहुंचेंगे, उसके बाद तत्पश्चात कई कार्यक्रम को शुभारंभ भी करेंगे। और आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 2 बजे कन्हैयालाल डीएवी पेजी कॉलेज में पहुंचेंगे, तत्पश्चात उसके 2 बजे के बाद कुछ समय बाद ही कोर यूनिवर्सिटी भी पहुंचेंगे। उसके बाद कुछ समय के बाद जो यहाँ पे है लगभग 3 बजे के आसपास जो पैरा ओलंपिक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ भी करेंगे। अब देखना होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरीके से हरिद्वार का मौसम है पूर्णतः कोहरा छाया हुआ है। अभी भी अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो चौपर वहां से किस तरीके से उड़ पाएगा, क्योंकि कोहरे में जिस तरीके से हमेशा देखा जाता है कि मुख्यमंत्री का जो चौपर है वो नहीं उड़ पाता है, जिस वजह से कार्यक्रम को डिले भी किया जाता है और कुछ कई कार्यक्रम रद्द भी किए जाते हैं। लेकिन आज देखना होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच पाएंगे। जी बिल्कुल प्रवेश, और एक तरफ देखने को मिल रहा है पावर लिफ्टिंग कार्यक्रम में शुभारंभ करने के लिए भी सीएम धामी की मौजूदगी वहां दर्ज की जाएगी। क्या इसके अलावा भी जनसंवाद कार्यक्रमों में क्या सीएम धामी शिरकत करते नजर आएंगे? जी निश्चित, जिस तरीके से देखा गया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे, उसके बाद तत्पश्चात कई जगह पर जो है उनके कार्यक्रम है, उसके बाद जो है कई जगह जनसंवाद कार्यक्रम, उसके पश्चात देखना होगा कि डिजास्टर एंड आईआईटी रुड़की में भी पहुंचेंगे। और कहना गलत नहीं होगा कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है आज कहीं ना कहीं पूरे दिन हरिद्वार रुड़की में ही रहने वाले हैं और लगातार जो है यहीं पे जनसंवाद कार्यक्रम और कई जगह आईआईटी रुड़की और पैरा ओलंपिक के जो आयोजन का जो शुभारंभ होने वाला है उसका ये सीता काटकर कहीं ना कहीं शुभारंभ करेंगे। और देखना होगा कि आज पूर्णतः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे को किस तरीके से कुछ नई सौगात भी लेकर आते हैं या फिर जो कार्यक्रम है वही बिल्कुल ये देखने वाला विषय रहेगा। प्रवेश, इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या का मामला सामने आया है। कांग्रेस आज इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करने वाली है। मुख्यमंत्री के खिलाफ ये प्रदर्शन होने वाला है। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाला ये प्रदर्शन होने वाला है। पुलिस मुख्यालय में ये प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होगा। न्यायिक जांच और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है और इसमें जितने भी दोषी कर्मचारी हैं उन सभी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की। सरकार और पुलिस के मुखिया इधर उधर से प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह मतलब ये मामला ठंडा पड़े, लेकिन ऐसा होने नहीं जा रहा है। पता नहीं क्यों धामी जी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो रास्ता सीधा होकर अंजाम तक पहुंचना है उस रास्ते न जाकर इधर उधर से टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजर कर और तकलीफें पैदा कर रहे हैं। ये मैंने समझा कि आखिर उनके कार्यशैली इस प्रकार की क्यों है। इसमें सीधी सीधी बात है कि जो जांच को प्रभावित कर सकते हैं और जिनका नाम इसमें शामिल है उनको सीधे सीधे हटा दिया जाए। सरकार को यह पता है कि मृतक ने अपने मेल से एक पत्र लिखकर कम से कम 70 जगह वो मेल किया। उन 70 जगहों में मुख्य मतलब उत्तराखंड सरकार के जो मुख्य अधिकारी हैं उन अधिकारियों से लेकर पॉलिटिकल लोगों से लेकर और न्यायालय तक ये पत्र मृतक ने भेजा और उसमें नीचे ये लिखा मृतक ने कि मतलब अपने को मरा हुआ कहा, क्योंकि वो मन बना चुका था कि मैं इतनी जगह भेजूंगा और इनको सजा मिले, ये उसकी इच्छा थी।
लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। और सरकार, चूंकि ये सब प्रमाण है, पता किया जाए, जांच का विषय है कि जो पत्र लोगों को मेल से भेजा गया, जो पत्र सोशल मीडिया में घूम रहा है, उस पत्र की सच्चाई क्या है? क्या वो पत्र वाकई मृतक के द्वारा भेजा गया था? कांग्रेस के लोग, हमारे सीनियर नेता, मैं स्वयं और हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्तागण, हम कांग्रेस भवन में एकत्रित होंगे और पुलिस मुख्यालय जाएंगे, पुलिस से ये सब सवाल पूछेंगे और उसके बाद हम वहां पर निर्णय लेंगे कि आगे हमें क्या करना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में जमीनी विवाद का निपटारा करने के लिए 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवादों का शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव प्रत्येक सप्ताह अभियान की समीक्षा करेंगे और इसे लेकर राज्य में भूमि संबंधी विवादों का निपटारण किया जाएगा। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देशित किया गया है कि सभी जिलों में लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही सभी विवादित मामलों का निपटारा 1 महीने की समय सीमा पर किया जाए। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अभियान के अंत तक भूमि विवाद से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाया जाएगा। 1 माह के अंदर इस प्रकार के जितने भी मामले हैं जो लंबित पड़े हैं एसडीएम के स्तर पर या अन्य स्तरों पर, उन सभी को, जो वाद विवाद की स्थिति में भी है, उन सभी को निपटाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि पारदर्शिता बढ़े, लोगों को परेशानी न हो। कई स्थानों पर लैंड फ्रॉड भी देखा गया है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे कि सामान्य लोगों को, आम लोगों को, किसी को भी इस प्रकार के लैंड फ्रॉड के केसों में न फंसना पड़े। ठीक है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ समय पहले ही उत्तराखंड में नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। ऐसे में उनका राजनीतिक और पार्टी की कार्यशैली से अवगत कराने के लिए हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिलाध्यक्षों का कुरुक्षेत्र में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है, जहां पर जिलाध्यक्ष के साथ साथ दोनों राज्यों के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सभी लोग शामिल होंगे। कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र शाह ने बताया कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। 22 जनवरी तक ये प्रशिक्षण शिविर चलेगा और इसे संगठन सृजन नाम दिया गया है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता नवनियुक्त जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देंगे। अब प्रशिक्षण शिविर का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना और चुनाव लड़ने की राजनीति सिखाना है। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से जो संगठन सृजन का कार्यक्रम हमारा पूरे 27 ब्लॉकों में, जिलों में यहाँ चला था उत्तराखंड में, और आज हरियाणा में जो हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उस प्रशिक्षण शिविर में जो हमारे अध्यक्ष लोग, तमाम लोग वहाँ शामिल हैं, चाहे महानगर अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, उन तमाम लोगों को वहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं समझता हूँ आने वाले कल में जब वो अपने क्षेत्रों में लौटेंगे तो वहाँ से जो सीख कर आएंगे, उसको धरातल पर इस तरह का काम जो पिछले, मैं समझता हूँ 25 सालों में नहीं हुआ, इस बार धरातल पर हम वो काम करेंगे और भाजपा को दिखाने का काम करेंगे कि जो लगातार आप पिछले कई सालों से जो बूथ स्तर पर जो गड़बड़ियां आप करते रहे, वो गड़बड़ियां इस बार आप नहीं कर पाएंगे और मुंह की खाने के लिए आप तैयार। रुद्रप्रयाग में महर्षि अगस्त्य मुनि महाराज के इतिहास से एक देवरा यात्रा के दौरान कुछ अराजक तत्वों ने धार्मिक परंपरा की आड़ में अव्यवस्था फैलाई है। प्रशासन ने पहले से पारंपरिक मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की थी, लेकिन कुछ लोगों ने क्रीड़ा भवन के मुख्य द्वार को तोड़ दिया, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा और राष्ट्रीय राजमार्ग पर 3 से 4 घंटे तक आवागमन बाधित रहा। इससे स्थानीय नागरिक, यात्रियों और पर्यटकों को भारी परेशानी हुई। जिलाधिकारी ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए कि अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ गुंडा एक्ट सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही सरकार ये पूरे कार्य में बाधा और अभद्र व्यवहार और कानून व्यवस्था भंग करने के मामले में सख्त कार्रवाई करने वाली है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मंदिर समिति ने पहले ही इसको लेकर बातचीत की हुई थी, पारंपरिक मार्ग पर ही व्यवस्था की गई थी। एक प्रॉपर तरीका होता है कोई भी, इसके लिए जो यहाँ की स्थानीय मंदिर समिति है, इनसे प्राप्त हमारे को सूचना भी हुई थी। हालांकि एक प्रॉपर तरीका होता है, कोई भी अगर फंक्शन, कोई भी फेस्टिवल या कोई भी असेंबली गैदरिंग भी करनी होती है, उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है, वो भी इन लोगों ने फॉलो नहीं किया गया। लेकिन फिर भी सूचना के बेसिस पे ही हमारे जो एसडीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, यहाँ के स्थानीय नगर पंचायत के जो ईओ हैं, इन्होंने निरीक्षण भी किया और मंदिर समिति के साथ स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए एक नहीं 2 प्रॉपर रास्ते ऐसे सजेस्ट किए गए, ऐसे रास्ते जिसके ऊपर कोई भी छज्जा नहीं है। क्योंकि हम भी समझते हैं, धर्म से जुड़े हुए हम सब लोग हैं, तो हम भी समझते हैं कि अगर कोई भी आस्था का विषय है तो उसे ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। और इसीलिए
ऐसे 2 रास्ते प्रपोज किए गए। आप देख सकते हैं 100 एकड़ से बड़े क्षेत्र में हमारा ये अगस्त्य मुनि मैदान फैला हुआ है और यहाँ पे घुसने के एक नहीं बहुत सारे रास्ते हैं। राजनीति करने की कोशिश करेंगे और जो अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, ये प्रशासन का और पुलिस का क्लियर मत है, उन पे बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर चंपावत से है, जहां पर सड़क सुरक्षा माह में शुभारंभ पर जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिले में सभी नागरिकों से अपील की कि सड़क सुरक्षा को अपने दैनिक जीवन शैली का हिस्सा बनाएं और सुरक्षित यातायात व्यवहार अपनाएं। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पैदल यात्री, दोपहिया और चारपहिया चालक और यात्रियों सहित हर व्यक्ति की सामूहिक जिम्मेदारी है। अधिकांश दुर्घटनाएं नियमों का पालन और संयम और जागरूकता से रेकी से हो जाता है। जिलाधिकारी मनीष कुमार और एसपी अजय गणपति ने बताया कि पूरे महीने जागरूकता कार्यक्रम, परिवर्तन अभियान और शैक्षणिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रशासन सभी विभाग और समाज के सहयोग से इसे जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके बारे में लोगों को जागरूक करना। कल दिनांक 16 जनवरी 2026 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक 36वां सड़क सुरक्षा माह मनाया जाएगा। इस सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न कार्यक्रम जैसे जागरूकता कार्यक्रम है या प्रवर्तन अभियान है या शैक्षिक गतिविधियां हैं, इन सब का आयोजन पुलिस विभाग द्वारा तथा अन्य विभागों द्वारा भी किया जाएगा। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं सभी को ये अपील करता हूँ कि सड़क सुरक्षा माह में यातायात नियमों का पालन करें। जितने भी यात्री हैं या लोग हैं जो रास्ते का यूज करते हैं, रोड का यूज करते हैं, वो लोग चाहे पैदल हो, चाहे दुपहिया वाहन पर हो या चाहे चौपहिया वाहन पर हो, यातायात संकेतों का पूर्णतः पालन करें। हेलमेट या सीट बेल्ट अपनी सुरक्षा हेतु लगाए। नशे का सेवन करके गाड़ी वाहन ना चलाए। इस अवसर पर मैं नागरिकों को ये भी अवगत कराना चाहूंगा कि राहगीर योजना, गुड समरिटन्स योजना एक सरकार की ओर से एक योजना चलती है जिसमें घायल व्यक्तियों को एक्सीडेंट के उपरांत त्वरित अस्पताल पहुंचाने हेतु इस योजना के द्वारा गवर्नमेंट लोगों को इंसेंटिवाइज करता है तथा उनको सम्मानित करता है। हरिद्वार जिले में एक बार फिर से घने कोहरे का प्रकोप जारी है। सुबह सुबह शहर से लेकर देहात तक कोहरे की चादर छाई गई, अब जिससे ठंड और परेशानी में इजाफा हो रहा है, जिससे कुछ दिनों से लगातार कोहरा छाया हुआ है। वहीं बीते दिन चंद घंटों की धूप से मिली थोड़ी सी राहत अस्थायी साबित हुई। जनवरी 2026 के मध्य तक उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्रों का सूखा रहना पर्यावरणविदों के लिए गहरी चिंता का विषय बन गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये केवल एक मौसमी घटना नहीं बल्कि एक बड़े पारिस्थितिक संकट का संकेत है। कई वर्ष बाद ऐसा पहली बार हुआ है। जनवरी में भी पहाड़ों में बर्फबारी नहीं हुई और इससे बहुत असर पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर और पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश में इस वर्ष बर्फ तो गिरी, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ अभी सूखे हैं, जिसे लेकर कई तरह के सवाल हैं। पश्चिमी विक्षोभ ही हिमालय क्षेत्रों में सर्दी में नमी और बर्फबारी लाते हैं, लेकिन इस बार उत्तराखंड में जो भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए वे या तो बहुत कमजोर थे या उनका रास्ता उत्तरी दिशा यानी जम्मू कश्मीर की ओर से खिसक गया। इससे उत्तराखंड के पहाड़ों तक पर्याप्त नमी नहीं पहुँच पाई। मनुष्य के भोगवादी प्रवृत्ति के कारण लगातार पर्यावरणीय असंतुलन बिगाड़ा जा रहा है, जिसका खामियाजा मनुष्य को ही भुगतना पड़ रहा है। आज आप वर्तमान समय में देख रहे हैं, जब बारिश होनी चाहिए थी, जब बर्फबारी होनी चाहिए, जब रसीले सेवों पे जो है कि रसीला रस भरा जाना चाहिए, तो उस समय ये परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल हो गई हैं, क्योंकि बारिश के समय में बारिश नहीं हो रही। ये पूरा यौन का महीना जाने वाला है, लेकिन अभी तक भी बर्फबारी का कोई भी नमूना हमारी धरती पर नहीं पड़ा। ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि मनुष्य ने इस प्रकार के आविष्कारों के कारण ऐसे चीजों को जन्म दे दिया है जिसका सीधा प्रभाव जो है कि हमारे जलवायु पर पड़ रहा है, और जलवायु परिवर्तन के कारण ये ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि जब बारिश होनी चाहिए थी तब बारिश नहीं हो रही है, जब बर्फबारी होनी चाहिए थी तब बर्फबारी नहीं हो रही। तो निश्चित तरीके से ये इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने की जरूर मनुष्य को सोचने के लिए विवश होना पड़ी है। सरकार को भी इस ओर मुहिम चलाने की जरूरत है, ताकि मानव जागरूक प्रेरित हो सके और ऐसी परिस्थितियों का उत्पन्न न करें जिसका सीधा प्रभाव पर्यावरण पर है, और पर्यावरण पर इसका तुच्छ प्रभाव पड़ेगा
तो निश्चित तरीके से मानव का जीवन कष्टदायी रहेगा। पर्यावरणविद कहते हैं कि हिमालय ग्लेशियरों के लिए सर्दियों की बर्फबारी भोजन की तरह है। दिसंबर और जनवरी की बर्फ ठोस होकर ग्लेशियरों का हिस्सा बनती है। बर्फबारी न होने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और नए बर्फ की परत न जमने से उनके अस्तित्व पर संकट गहरा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण अब बर्फबारी केवल 3000 से 6000 मीटर तक ही सीमित हो गई है। जो बर्फबारी पहले दिसंबर के अंत में शुरू होती थी, वे अब फरवरी या मार्च की ओर खिसक गई है। देखिए, ये बड़ा चिंता का विषय है कि पर्यावरण जो है असंतुलन बना हुआ है और मैं समझता हूँ कि अंधाधुंध विकास के काम से भी ये प्रभाव पड़ा है। लेकिन विकास के काम के साथ साथ जो है पर्यावरण पे भी ध्यान रखना चाहिए और जिस प्रकार से पर्यावरण अगर कहीं किसी सड़क बनने में, किसी योजना बनने में अगर पर्यावरण को क्षति बनती है तो उसको दुगनी उसी गति से उस पर्यावरण को सुरक्षा के लिए, उस पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए सरकार को गंभीर से प्रयास करना चाहिए और आम जनता को इसमें सहभागिता करनी चाहिए। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 पिछले एक दशक में सबसे शुष्क रहा, जिसमें उत्तराखंड में 100% बारिश और बर्फबारी की कमी दर्ज की गई। स्थिति तो ये है कि पहाड़ों में आग लग रही है। चमोली के ज्योतिर्मठ में कई दिनों से जंगल धधक रहे हैं। इससे पहले उत्तराखंड में पहाड़ों में आग लग गई थी। बर्फ की कमी से बागवानी पर असर पड़ रहा है। अगर जनवरी में बर्फ नहीं गिरती तो आने वाली गर्मियों में पेयजल संकट और नदियों के जलस्तर में भी भारी कमी तय की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि जलवायु परिवर्तन का दुनिया पर बड़ा असर पड़ा है, लेकिन ये कहना भी कोई गलत नहीं है कि स्थानीय स्तर पर बेतरबी विकास ने इस संकट को और अधिक गंभीर बना दिया। यही वजह है कि आज उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में जनवरी में मध्य तक सूखा पड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का तर्क है कि प्रकृति के साथ की जा रही छेड़छाड़ सूक्ष्म जलवायु को बदल रही है। पहाड़ों में बड़े पैमाने पर कंक्रीट के निर्माण, सड़कों के जाल और जंगलों के कटान से तापमान में वृद्धि हुई है। पहाड़ों में ब्लास्टिंग और खुदाई से पहाड़ों की धारण क्षमता कम हुई है। मौजूदा वक्त में अगर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में जीवन पर भी संकट संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।